Let's discuss catechol. Now catechol is a dihydric phenol. इसको हम 1,2 डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन बोल सकते हैं. Now let's have some methods of preparation of it. So सबसे पहले हम देखेंगे methods of preparation, methods of preparation of catechol. अब देखिए कैटेचॉल बनाने के कई मेथड्स है. नंबर ऑफ मेथड्स कैन बी सजेस्टेड. सो वेरी फर्स्ट मेथड इज फ्रॉम 3 chloro 4 hydroxy 3 chloro 4 hydroxy benzoic acid. अब देखिए 3 chloro 4 hydroxy benzoic acid को अगर हम सोडा लाइम के साथ हीट कराते हैं, दैट इज मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CaO, देन वी कैन हैव कैटेचॉल डायरेक्टली. सो इसको देखिए किस प्रकार से हम दिखा सकते हैं. सो दिस इज व्हाट 3 chloro 4 hydroxy benzoic acid. Now what we need to do, we need to heat it with soda lime, that is mixture of NaOH and CaO. ऐसा करने से हम लोगों को डायरेक्टली कैटेचॉल मिलेगा, याद रखें. सो दिस इज आवर कैटेचॉल. सो दिस कंस्टिट्यूट वेरी फर्स्ट मेथड. नाउ सेकंड मेथड इज फ्रॉम ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन. दूसरा मेथड हम बता सकते हैं फ्रॉम ओ डाइक्लोरोबेंजीन. अब देखिए ओ डाइक्लोरोबेंजीन जो है इसको हमें NaOH के साथ हीट करना होगा एट एलिवेटेड टेम्परेचर अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस इन प्रेजेंस ऑफ Cu2 प्लस सॉल्ट्स. ऐसा करने से फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन हैव सोडियम सॉल्ट which in turn upon hydrolysis give rise to catechol. अब इसमें क्या होगा, this is the O dichlorobenzene, याद रखें. This is ortho dichlorobenzene. Now what we need to do, इसको हमें हीट करना होगा with NaOH at about 200 डिग्री सेल्सियस इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर सॉल्ट. ऐसा करने से सबसे पहले हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद ये कंपाउंड मिलेगा इंटरमीडिएट. इसको हाइड्रोलिसिस करने की जरूरत है ताकि हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट यानी कैटेचॉल मिले. सो इन दिस मैनर कैटेचॉल कैन बी ऑब्टेन्ड एंड दिस इज ओ डाइक्लोरोबेंजीन. सो दिस कंस्टिट्यूट सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन. अब इसके बाद तीसरा जो मेथड हम सजेस्ट कर सकते हैं, थर्ड इज फ्रॉम ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड. अब देखिए आर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड को अगर KOH के साथ हम बॉइल करते हैं, सो रिमेंबर दिस इज द आर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड. इसको आपने KOH के साथ हीट करना है. KOH के साथ हीट करने के बाद वी कैन हैव एन इंटरमीडिएट जिसको कुछ इस तरह से हम शो कर सकते हैं. एंड इंटरमीडिएट को हाइड्रोलाइज करिए ताकि हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट यानी कि कैटेचॉल हमें मिले. सो दिस इज द कैटेचॉल. ये हमारा कैटेचॉल है and this is orthophenol sulfonic acid. This constitute third method to prepare catechol. Now fourth method of preparation can be suggested is from salicylaldehyde. अब देखिए सैलिसिल अल्डिहाइड से हम कैटेचॉल कैसे बनाएंगे. सैलिसिल अल्डिहाइड is to be treated with hydrogen peroxide in NaOH to get catechol directly. So this is our salicylaldehyde. Now salicylaldehyde is to be treated with hydrogen peroxide and NaOH. जब हम इसके साथ इसको हीट करेंगे, रिमेंबर दिस इज सैलिसिल अल्डिहाइड. ऐसा करने से we can have catechol
डायरेक्टली। सो ये हमारा कैटेचॉल होगा along with side products, that is sodium formate and water. So in this manner we can have catechol. So these are some of the methods of preparation of catechol. Now next to preparations हम बात करेंगे properties की. So let's have properties of catechol. So सबसे पहली बात ये याद रखें, it is colorless crystalline solid soluble in water. So पानी में ये dissolve करेगा. So it is colorless. It is colorless crystalline solid soluble in water. ये water में dissolve करेगा. इसका melting point जो है वो around 105 degree Celsius है and it is affected due to exposure to air and light. याद रखें. So its melting point is 105 degree Celsius and get affected due to exposure to air and light as well. याद रखें, ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखें. उसके बाद ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट भी है. सो इट एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. अब देखिए सिल्वर पाउडर के साथ अगर इसको हम ट्रीट करते हैं तो ये हमें आर्थोबेंजोक्विनोन देगा. सो इट गेट ऑक्सीडाइज्ड when treated with silver oxide to give आर्थोबेंजोक्विनोन. याद रखें. So catechol can be given in this manner. So this is the catechol when allowed to react with Ag2O. इसके साथ हम हीट करेंगे. हीट करने के बाद हमें प्रोडक्ट मिलेगा आर्थोबेंजोक्विनोन that can be given in this manner with the deposition of silver powder and water. So this is O benzoquinone. अब याद रखें quinones are the conjugated diketones. conjugated diketones को quinone कहना चाहिए. And further it gives lead salt with lead acetate को ये respond करेगा. याद रखें, it gives lead salts with lead acetate. ये एक इंपॉर्टेंट चीज. अब कैटेचॉल डाइहाइड्रिक फेनॉल है इसलिए ये फेरिक क्लोराइड के साथ कलर टेस्ट देगा. इट शोज वायलेट कलरेशन, रिमेंबर. सो इट गिव्स वायलेट coloration with neutral ferric chloride, that is FeCl3. अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है जिसे हम बोल सकते हैं, सो थैलिक अनहाइड्राइड के साथ अगर हम कैटेचॉल ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तो हमें एक कलर्ड सब्सटेंस मिलेगा जिसे डाई के तौर पे हम लोग लार्जली यूज करते हैं. एंड दैट कलर्ड सब्सटेंस इज नोन एज एलिज़ेरिन. सो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज याद रखें. सो इट reacts with phthalic anhydride in presence of concentrated H2SO4 to form एलिज़ेरिन मिलेगा जो डाई का काम करेगा. सो एलिज़ेरिन फॉर्मेशन देखिए कैसे हम लोग शो कर सकते हैं. रिमेंबर दिस इज थैलिक अनहाइड्राइड कैन बी गिवन इन दिस मैनर. ये
थैलिक अनहाइड्राइड है। अब इसको हम कैटेचॉल के साथ ट्रीट करेंगे। अब देखिए मैं कैटेचॉल को किस अंदाज में लिखता हूँ। सो ये है डाइहाइड्रिक अल्कोहल हमारा कैटेचॉल, यहाँ के हाइड्रोजन मैं बाहर निकाल के रखता हूँ। सो दिस इज कैटेचॉल, दिस इज थैलिक अनहाइड्राइड, थैलिक अनहाइड्राइड। अब थैलिक अनहाइड्राइड के साथ कैटेचॉल को हमें हीट करना होगा इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। जब हम ऐसा करते हैं तो इस प्रकार से वाटर का डिपार्चर होगा और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज लाइकली टू बी दिस। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस तरह से होगा, याद रखें। तो प्रोडक्ट जो होगा एलिसैरीन दैट कैन बी गिवन समहाउ इन दिस मैनर। ये है हमारा डाई विद द डिपार्चर ऑफ वाटर एंड इट इज नन अदर देन एलिसैरीन। सो एलिसैरीन को इम्पोर्टेंस है। अब इसके बाद हम बात करेंगे यूजेस की। लेट्स हैव यूजेस ऑफ कैटेचॉल, यूजेस ऑफ कैटेचॉल जिसको हम एप्लीकेशंस ऑफ कैटेचॉल भी कह सकते हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन हम बता सकते हैं एज ए फोटोग्राफिक डेवलपर। इट कैन बी यूज्ड एज अ फोटोग्राफिक डेवलपर, डेवलपर ये सबसे पहला हम यूज बताएंगे। दूसरा यूज अभी अभी हमने देखा इन द प्रिपरेशन ऑफ एलिसैरीन। सो प्रिपरेशन ऑफ एलिसैरीन constitute one of its important potential applications। उसके बाद preservation of gasoline in preservation of gasoline। इसके अलावा इसको एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी हम यूज कर सकते हैं एज एंटीऑक्सीडेंट्स, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से खुद ऑक्सीडाइज होना प्रीफर करेगा, इसलिए ये बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट कहलाएगा। तो इट वाज ऑल अबाउट कैटेचॉल। लेट्स डिस्कस रेसोर्सिनॉल दैट इज 1,3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। अब रेसोर्सिनॉल भी डाइहाइड्रिक फिनॉल है और इसको हम पोजीशन आइसोमर मान सकते हैं कैटेचॉल का। अब रेसोर्सिनॉल बनाने का तरीका हम देखेंगे। लेट्स सी प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ रेसोर्सिनॉल। अब देखिए मेजॉरिटीली यानी लार्जली जो हम लोग रेसोर्सिनॉल बनाते हैं दैट इज फ्रॉम 1,3 बेंजीन डाइसल्फोनिक एसिड। सो फ्रॉम 1,3 बेंजीन डाइसल्फोनिक एसिड। इसको कुछ इस तरह से हम लोग शो कर सकते हैं। दिस इज द बेंजीन 1,3 डाइसल्फोनिक एसिड। अब इसको हमें क्या करना होगा, इट इज टू बी फ्यूज्ड विद NaOH। सो NaOH के साथ इसको फ्यूज करो। ऐसा करने से वी कैन हैव एन इंटरमीडिएट। सो दिस इज आवर इंटरमीडिएट सो obtained। नाउ इंटरमीडिएट इज टू बी एसिडिफाइड बाय यूजिंग HCl। ऐसा करने से हम लोगों को रेसोर्सिनॉल मिलेगा। So this is none other than resorcinol. So this is the way to obtain resorcinol. अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। लेट्स डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ रिसोर्सिनॉल। अब सबसे पहली बात ये याद रखें, इट इज कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड सोल्यूबल इन वाटर। सो इट इज कलरलेस crystalline, colorless crystalline solid soluble in water। ये वाटर में डिसॉल्व करेगा। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 110 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस,
एंड इट इज अफेक्टेड ड्यू टू एक्सपोजर टू एयर एंड लाइट, याद रखें। सो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 110 डिग्री सेल्सियस and affected due to exposure to air and light, याद रखें। सो एयर और लाइट को अगर ये एक्सपोज होता है तो इट इज गेट अफेक्टेड। नाउ अगर एक्वियस FeCl3 के साथ हम रिसोर्सिनॉल को ट्रीट करते हैं तो ये वायलेट कलर्ड कॉम्प्लेक्स देगा। सो इट गिव्स वायोलेट coloration with neutral FeCl3 that is ferric chloride। उसके बाद ये बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट है। इट कैन रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन एक्सेट्रा। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखें, इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, thus reduces tolerance reagent, उसके बाद फेलिंग्स सॉल्यूशन एटसेट्रा, इनको रिड्यूस करने का काम ये कर सकता है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट टॉटोमराइजेस, ये टॉटोमेरिज्म शो करता है, याद रखना। सो इट शोज टॉटोमेरिज्म। अब इसके टॉटोमेरिक फॉर्म्स हम देखेंगे। रिसोर्सिनॉल जो है ये डाई इनॉल फॉर्म है, याद रखे। सो इट एग्जिस्ट एज दिस इज डाइइनॉल फॉर्म। अब इसका जो टॉटोमर होगा that can be given in this manner, which happens to be the diketo form. So this is the diketo form. So in this manner it would undergo tautomerism। अब देखिए ब्रोमीन वाटर के साथ अगर हम रेसोर्सिनॉल को ट्रीट करते हैं तो हमें 2,4,6 ट्राइब्रोमो रेसोर्सिनॉल मिलेगा एज ए प्रोडक्ट। सो इट गिव्स 2,4,6 ट्राइब्रोमो resorcinol with bromine water। अब इसको देखिए हम कैसे यहाँ पे दिखा सकते हैं। सो दिस इज आवर resorcinol when allowed to react with bromine water। so this is an electrophilic substitution, याद रखें। so we can have this product, ये हमारा प्रोडक्ट होगा जिसे हम कह सकते हैं 2,4,6 ट्राइब्रोमो रिसोर्सिनॉल with the departure of HBr। so this is 2,4,6 ट्राइब्रोमो रिसोर्सिनॉल, ये चीज याद रखें। when we allow रिसोर्सिनॉल to react with bromine water। दूसरी बात, थैलिक अनहाइड्राइड के साथ अगर हम रिसोर्सिनॉल को ट्रीट करें तो हमें फ्लोरोसिन मिलता है। फ्लोरोसिन डाई है, याद रखें। सो रिसोर्सिनॉल रिएक्ट विथ थैलिक अनहाइड्राइड in presence of H2SO4, to give फ्लोरोसिन। हम लोगों को फ्लोरोसिन मिलेगा जो इंडिकेटर भी है और डाई भी है। अब देखिए इसको किस प्रकार से हम लोग शो कर सकते हैं। सो थैलिक अनहाइड्राइड कैन बी शोन इन दिस मैनर। हम लोग थैलिक अनहाइड्राइड को कुछ इस तरह से बता सकते हैं। तो दिस इज द थैलिक अनहाइड्राइड। अब इस थैलिक अनहाइड्राइड के साथ हम लोग किसको ट्रीट करेंगे? रिसोर्सिनॉल को। सो रिसोर्सिनॉल
कैन बी गिवन इन दिस मैनर। एक चीज देखें, सो दिस इज द रिसोर्सिनॉल। अब दूसरा जो मॉलिक्यूल है इसका कुछ इस तरह से हम लोग दिखाएंगे। सो दिस कैन बी शोन इन दिस मैनर। सो दिस इज रिसोर्सिनॉल एज वेल। अब देखिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में हम लोग इसको हीट करेंगे। अब देखिए ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन बाहर निकाल के रखते हैं ताकि आपके समझ में आए। सो यहाँ पे देखिए वाटर का डिपार्चर कुछ ऐसे होगा। सो वाटर के डिपार्चर के बाद हमें जो प्रोडक्ट यहाँ पे मिलने वाला है उसको हम किस प्रकार से शो कर सकते हैं। सो दिस कैन बी गिवन इन दिस मैनर, जो फ्लोरोसीन का स्ट्रक्चर बनाएगा। आप देख सकते हैं। सो फ्लोरोसीन सो ऑब्टेन्ड कैन बी गिवन इन दिस मैनर। कुछ इस तरह से हम इसे बता सकते हैं, याद रखें। सो फ्लोरोसीन इज ऑब्टेन्ड, नो डाउट, उसे हम लोग इस प्रकार से दिखाएंगे। अब यहाँ पे रिंग्स कनेक्ट होंगे ऐसे। सो विद द डिपार्चर ऑफ वाटर, सो दिस इज नन अदर देन द फ्लोरोसीन। सो फ्लोरोसीन एज एन इंडिकेटर हम लोग यूज कर सकते हैं। सॉरी, ये जो कनेक्शन हमने बताया यहाँ पे, जैसे यहाँ के हाइड्रोजन निकलेंगे तो डेफिनेटली कनेक्शन भी यहाँ पे होगा ऐसे, ये याद रखने की जरूरत है। सो दिस शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरोसिन। सो इस प्रकार से हमें फ्लोरोसिन मिलेगा। अब अगर हम नाइट्रेशन कराते हैं तो नाइट्रेशन कराने के बाद हम लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, क्या बोलते हैं उसको, रेसोर्सिनॉल। सो ऑन नाइट्रेशन by nitrating mixture it gives 2,4,6 ट्राई रिसोर्सिनॉल जो एक्सप्लोजिव मटेरियल है। सो इसको कुछ इस तरह से हम लोग शो कर सकेंगे। तो दिस इज द रिसोर्सिनॉल when it is heated with nitrating mixture, that is mixture of concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid। ऐसा करने से इफेक्टिव तरीके से नाइट्रेशन होगा और नाइट्रेशन होने के बाद हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिलेगा that is likely to be this, so with the departure of water। so this is 2,4,6 ट्राइनाइट्रो रेसोर्सिनॉल, जिसको हम एक्सप्लोजिव के तहत यूज कर सकते हैं। नाउ लास्टली यूजेस में सबसे पहली बात ये याद रखो, इसको एंटीसेप्टिक हम यूज कर सकते हैं एज एन एंटीसेप्टिक एंड इन प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स। सो ड्रग इंडस्ट्री में इसका ज्यादा उपयोग होता है। एक्जिमा के अगेंस्ट ट्रीटमेंट के लिए हम रेसोर्सिनॉल यूज करेंगे। सो इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट एक्जिमा। एक्जिमा यानी खाज, जिसको हम बोलते हैं खुजली। उसके बाद ये हमारा एक्सप्लोजिव मटेरियल है जो रेसोर्सिनॉल से डिराइव हो सकता है। सो इट इज यूज्ड इन preparation of explosives। So these are some of the uses of resorcinol also। So it was all about resorcinol। Let's discuss quinol। quinol को हाइड्रोक्विनॉन या 1,4-डाइहाइड्रोक्सीबेंजीन कहा जा सकता है। It is another isomer of catechol and resorcinol। So let's have preparation of it। So पहले हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ क्विनॉल। लेट्स सी हाउ क्विनॉल इज प्रिपेयर्ड। तो सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पे हम बात करेंगे फ्रॉम पैराबेंजोक्विनोन।
So from प्यारा बेंजोक्विनॉन। अब देखिए प्यारा बेंजोक्विनॉन अगर सल्फ्यूरस एसिड के साथ हम ट्रीट करते हैं तो हमें इजीली क्विनॉल मिलेगा। सो याद रखें, प्यारा बेंजोक्विनॉन is treated with sulfurous acid to form क्विनॉल। अब देखिए इसको हम किस प्रकार से शो कर सकते हैं। सो प्यारा बेंजोक्विनॉन कैन बी गिवन इन दिस मैनर। So it is to be treated with sulfurous acid. So sulfurous acid कैसे मिलेगा? अगर SO2 को आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो आपको सल्फ्यूरस एसिड मिलेगा। So upon treatment we can have quinol along with H2SO4. So इस प्रकार से आप क्विनॉल प्रोड्यूस कर सकते हो and this is what para benzoquinone. So this constitute very first method. अब सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम एनिलीन। अब देखिए एनिलीन का कन्वर्शन क्विनॉल में कैसे होता है। पहले तो हमें एनिलीन को ऑक्सीडाइज करना होगा यूजिंग MnO2 एंड H2SO4 टू गेट प्यारा बेंजोक्विनॉन, जिसको बाद में हम रिड्यूस करेंगे ताकि हमें क्विनॉल मिले। सो एनिलीन is oxidized by MnO2 and H2SO4 to form para benzoquinone, which is reduced by iron and water to form क्विनॉल। हम लोगों को क्विनॉल मिलेगा यहाँ पे। अब देखिए इसको किस प्रकार से हम लोग शो कर सकते हैं। दिस इज अवर एनिलीन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एनिलीन इज टू बी ऑक्सीडाइज्ड बाय MnO2 एंड H2SO4। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस होगा, खुद रिड्यूस हो गए दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। सो एनिलीन अल्टीमेटली विल गेट ऑक्सीडाइज टू गिव प्यारा बेंजोक्विनॉन। अब इस प्यारा बेंजोक्विनॉन को आयरन पाउडर और वाटर के साथ आप लोग ट्रीट करें, विच हैपेंस टू बी द रिड्यूसिंग एजेंट। सो अपॉन रिडक्शन वी कैन हैव क्विनॉल। सो इस प्रकार से हम लोग क्विनॉल को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्विनॉल। अब प्रिपरेशन के बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। लेट्स हैव प्रॉपर्टीज ऑफ क्विनॉल। अब सबसे अहम बात ये याद रखें, इट इज कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इट इज कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, और ये वाटर में सोल्यूबल भी है, याद रखें। सो सोल्यूबल इन वाटर, ऐसे हम कह सकते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट एलिवेटेड है अराउंड 170 डिग्री सेल्सियस एंड इट शो टॉटोमेरिज्म आल्सो, याद रखें। सो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 170 डिग्री सेल्सियस एंड इट शोज टॉटोमेरिज्म। वही कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म ये शो करते हुए नजर आ सकता है। अगर हम FeCl3 के साथ इसको ट्रीट करते हैं क्विनॉल को, तो ये ब्लू कलरेशन देगा। सो इट गिव्स ब्लू कलरेशन विथ FeCl3। एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये खुद रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है, याद रखें। सो इट इज a reducing agent, as it readily undergo
एज इट रेडिली अंडरगो ऑक्सीडेशन, यानी ये काफी आसानी से ऑक्सीडेशन देता है, इसलिए ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। सो इसको हम ऐसे बता सकते हैं, दिस इज क्विनॉल। सो व्हेन फॉर एग्जांपल allowed to react with FeCl3 also, it would get oxidized producing this is para benzoquinol। अब इसके बाद हम बात करेंगे यूजेस की। सो लेट्स हैव यूजेस ऑफ क्विनॉल। अब यूजेस में सबसे पहली बात ये याद रखो, ये एंटीसेप्टिक है। सो इट इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक, ये एंटीसेप्टिक के तौर पे हम यूज कर सकते हैं। इसको हम फोटोग्राफिक डेवलपर करके यूज कर सकते हैं फोटोग्राफी में। सो इन फोटोग्राफी इसका यूज है एज अ फोटोग्राफिक डेवलपर। उसके बाद ट्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, याद रखें। सो इन प्रिपरेशन ऑफ ट्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद इट कैन बी यूज्ड एज एन एंटीऑक्सीडेंट। सो एज एंटीऑक्सीडेंट हम लोग क्विनॉल को यूज कर सकते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट क्विनॉल। लेट्स डिस्कस ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। अब देखिए ट्राइहाइड्रिक फिनॉल का मतलब होता है ऐसे फिनॉल्स जिसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हो। सो फिनॉल्स हैविंग 3 OH groups directly attached to the benzene ring are called as ट्राइहाइड्रिक फेनॉल्स। उनको हम ट्राइहाइड्रिक फेनॉल्स बोलेंगे। अब इसमें पायरोगैलोल, फ्लोरोग्लूसिनॉल, उसके बाद हाइड्रोक्सिक्विनॉल, ये एग्जाम्पल के तौर पे हम बता सकते हैं। अब सबसे पहली बात हम देखेंगे कि पायरोगैलोल को गैलिक एसिड से बनाया जा सकता है, याद रखें। सो गैलिक एसिड अगर आप एलिवेटेड टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो पायरोगैलोल मिलेगा। सो याद रखें, पायरोगैलोल इज ऑब्टेन्ड by heating गैलिक एसिड। अब देखिए इसको हम कैसे शो कर सकते हैं। सो दिस कैन बी द स्ट्रक्चर ऑफ गैलिक एसिड। ये गैलिक एसिड है जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप भी होता है। तो इसको अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस हीट करिए। ऐसे में क्या होगा, ये डिकार्बोक्सिलेट होगा और हमें पायरोगैलोल मिलेगा। पायरोगैलोल का मतलब होता है 1,2,3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन होके हम लोगों का प्रोडक्ट पायरोगैलोल होगा। और याद रखें पायरोगैलोल जो है दिस इज नन अदर देन गैलिक एसिड। तो पायरोगैलोल हैज कमर्शियल इंपॉर्टेंस। जितने भी ट्राइहाइड्रिक फेनॉल्स है उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कमर्शियली ये है। अब देखते हैं फ्लोरोग्लूसिनॉल कैसे बनाया जा सकता है। देखो फ्लोरोग्लूसिनॉल का मतलब होता है 1,3,5 ट्राइहाइड्रोक्सी बेंजीन, यानी इसका वो पोजीशन आइसोमर है। तो इट कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम TNT, दैट इज ट्राइनाइट्रोटोल्यून, याद रखे। सो फ्लोरोग्लूसिनॉल is obtained from what ट्राइनाइट्रोटोल्यून, जिसे हम TNT कह सकते हैं। अब देखिए इट इन्वॉल्व सीरीज ऑफ ऑपरेशंस। अब इसमें सबसे पहले देखिए हमारे पास TNT होगा। TNT मीन्स ट्राइनाइट्रोटोल्यून, जिसको हम एक्सप्लोजिव के तहत इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज the TNT, that is trinitrotoluene।
अब सबसे पहले ट्राइनाइट्रोटोल्यून का हमें ऑक्सीडेशन कराना होगा यूजिंग KMnO4। सो जो साइड चेन है दैट विल गेट ऑक्सीडाइज और उसका कन्वर्शन जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप में होगा। सो हम लोगों को मिलेगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोबेंजोइक एसिड। सो दिस इज द 2,4,6 ट्राइनाइट्रोबेंजोइक एसिड। अब इसको हमें क्या करना होगा, वी नीड टू रिड्यूस दिस यूजिंग Fe एंड HCl ताकि NO2 ग्रुप्स रिड्यूस हो जाए टू फॉर्म NH2। सो अगर हम लोग इसे रिड्यूसिंग एजेंट के साथ जैसे आयरन पाउडर एंड HCl के साथ रिड्यूस कराते हैं तो जितने भी नाइट्रो ग्रुप्स इसके अंदर में प्रेजेंट है उनका कन्वर्शन अमीनो ग्रुप में होगा। आई मीन नाइट्रो विल गेट कन्वर्टेड इनटू NH2। ये एक चीज होगा। अब इसको क्या करें हम लोग, हाइड्रोलाइज करें इसको। जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे एसिड के प्रेजेंस में वाटर के साथ, जब जबरदस्त आप हीट करोगे तब जाके आपको आपका प्रोडक्ट मिलेगा, याद रखें। सो व्हाट वी नीड टू डू, we have to treat with water in presence of mineral acid and temperature should be more than 100 degree। so ऐसा करने से we can have our desired product जिसे हम क्लोरोग्लूसिनॉल कह सकते हैं 135 ट्राई हाइड्रोक्सीबेंजीन along with what CO2 and NH4Cl। so ये हमारा क्लोरो ग्लूसिनॉल है। अब इनके अलावा और एक ट्राईहाइड्रिक फिनॉल हमारे पास है व्हाट वी कॉल्ड हाइड्रोक्सिक्विनॉल। अब हाइड्रोक्सिक्विनॉल को हम क्विनॉल से ही बना सकते हैं, याद रखो। सो हाइड्रोक्सिक्विनॉल is prepared by alkaline fusion of hydroquinone in air, याद रखें। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, दिस इज हाइड्रोक्विनॉन या फिर इसको हम क्विनॉल भी कह सकते हैं। तो इसको एयर में फ्यूज करिए इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। जब आप ऐसा करेंगे तब हमें हाइड्रोक्सिक्विनॉल मिलेगा that can be given in this manner, hydroxyquinol। this is what hydroxyquinol। अब हाइड्रोक्सिक्विनॉल Na1,2,4 ट्राईहाइड्रोक्सीबेंजीन, याद रखो। अब इन तीनों को जैसे पायरोगैलोल, फ्लोरोग्लूसिनॉल और हाइड्रोक्सिक्विनॉल, इनको अगर फेरिक क्लोराइड के साथ आप रिएक्ट करेंगे तो ये अलग अलग कलर देंगे, याद रखें। सो विथ FeCl3। अब यहाँ पे देखो पायरोगैलोल जो है, पायरोगैलोल इट गिव्स रेड कलर, याद रखें। उसके बाद हाइड्रोक्सीक्विनॉल जो है इट गिव्स ग्रीन ब्राउन कलर, याद रखिए। और फ्लोरोग्लूसिनॉल जो है, फ्लोरोग्लूसिनॉल, so when chloroglycinol is treated with what, FeCl3, then we can have blue violet color। तो ये होता है इनका रिस्पॉन्स FeCl3 के साथ। और दूसरी बात, O2 को एब्सॉर्ब करने का काम बखूबी पायरोगैलोल करता है, याद रखें। पायरोगैलोल कैन एब्सॉर्ब large volume of O2। अब हम यूजेस देखेंगे पायरोगैलोल के। सो लेट्स हैव यूजेस ऑफ पायरोगैलोल। मैंने पहले ही कहा कि ज्यादा जो कमर्शियली इंपॉर्टेंट ट्राईहाइड्रिक फिनॉल है वो पायरोगैलोल है। तो इसे हम फोटोग्राफी में यूज कर सकते हैं, हेयर डाई में यूज कर सकते हैं। सो याद रखें, इट इज यूज्ड इन फोटोग्राफी, ये सबसे पहली बात, एज ए फोटोग्राफिक डेवलपर। उसके बाद हेयर डाई एटसेट्रा, ये काफी यानी अहम यूजेस है। उसके बाद एज ए
medicine in the treatment of skin diseases, especially eczema. So, in treatment of skin diseases like eczema. उसके बाद it can absorb large quantity of O2. So reaction में unreacted oxygen को absorb करने के लिए इसको use किया जाता है. So it is used to absorb unreacted O2 from a reaction. So it was all about trihydric phenol.